हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाएं की भूमिका, बिहार में किसान सभा, मजदूर आंदोलन और प्राचीन विश्वविद्यालय। आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाले हैं क्योंकि इसमें हमने काफ़ी कंटेंट को शामिल किया है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, ये जो है 11 अक्टूबर 1940 को गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे जी को चुना गया और विनोबा भावे जी को 21 अक्टूबर को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद जो दूसरे सत्याग्रही नियुक्त किया जाता है उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, जबकि ब्रह्मदत्त जी को तीसरा सत्याग्रही के रूप में चुना जाता है। अब आते हैं बिहार में बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को बिहार के पहले सत्याग्रही के रूप में नियुक्त किया जाता है, जबकि दूसरे सत्याग्रही के रूप में अनुग्रह नारायण सिंह जी को नियुक्त किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। गांधी जी इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिए थे। इसको ध्यान रखिएगा कि गांधी जी, कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया, तो गांधी जी। किस आंदोलन में दिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन में, है ना। और 9 अगस्त 1942 को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है 0 ओवर के माध्यम से। बिहार के जो प्रमुख नेता थे उस समय राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह बाबू, श्री कृष्ण सिंह, मथुरा बाबू इत्यादि को भी 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 11 अगस्त 1942 को छात्रों के जुलूस ने पटना सचिवालय भवन में राष्ट्रीय ध्वज को फहरा दिया, है ना। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, हरा, इसको हम क्या लिखेंगे, फहरा दिया। तत्कालीन जिलाधिकारी जो थे उस समय WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे 7 छात्र जो है वहीं पे शहीद हो गए। इसे पटना सचिवालय गोली कांड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो 11 अगस्त 1942 को छात्रों के जुलूस ने जो है ना पटना सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर, कभी कभी अगर गेट पूछ ले तो पूर्वी गेट होगा। तत्कालीन जिलाधिकारी कौन था, तो WG आर्चर, ठीक है। और बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से वर्ष 1942 में त्यागपत्र दे दिया था। जब ये घटना घटी थी तो बलदेव सहाय जो थे वो अपना महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दे दिए थे। अब हम देखेंगे आज़ाद दस्ते। तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में क्रांतिकारी युवकों की छापेमारी युद्ध की शिक्षा देने के लिए नेपाल में जो है आज़ाद दस्ते का गठन किया गया। आज़ाद दस्ते में नेपाल के हनुमान नगर में स्वतंत्र एवं समानांतर सरकार के गठन की घोषणा किया गया। कहाँ पे, तो हनुमान नगर में, नेपाल में। बिहार के बहुत सारे थाने पर जो है झंडा फहराने के एवज में कुछ नेता को गोली मार दिया गया, जिसमें डुमरांव में कपिल मुनि को, गया में श्याम बिहारी लाल जी, सिवान में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव और कटिहार में ध्रुव कुमार को पुलिस ने क्या किया, गोली मार दिया। काहे, इसलिए मार दिया क्योंकि उन्होंने जो है उस थाना पे जाके झंडा फहराने का काम किए थे, इसलिए उनको जो है गोली मार दिया गया। चंपारण के सभी थानों पर राष्ट्रीय ध्वज जो है 1942 के आंदोलन में फहराया गया। पूछा जाएगा कि किस जिला में सभी थानों पर 1942 के आंदोलन में झंडा फहरा दिया गया, तो चंपारण, है ना। भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी। दरभंगा के राजा भी आंदोलनकारियों को पक्ष लिया था। 1942 के आंदोलन में दरभंगा के जो राजा थे वो भी जो है आंदोलन जो कर रहे थे उनको पक्ष लिया था, है ना। और भागलपुर में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी। ये आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में किस जिला में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किया गया, तो भागलपुर, ठीक है। अक्टूबर 1942 ईस्वी में रामचंद्र मिश्र तथा जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागकर जो है नेपाल चले गए। जब नेपाल चले गए वहाँ, तो वहाँ के सरकार जो उन्हें पकड़ लिया, कैद कर लिया, तो जनता ने जेल पर आक्रमण कर दिया और उन्हें मुक्त करा लिया। यानी कि देखिए उस समय कितना ज़्यादा जनता का जन समर्थन मिल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन में, कि जब हजारीबाग जेल से भागने में सफल हो जाते हैं, जब भाग के वो नेपाल जाते हैं, तो नेपाल की सरकार क्या करता है, उनको फिर गिरफ्तार कर लेता है। जब वो उनको थाना में बंद कर देता है जेल में,
तो वहाँ के जो जनता थे उन्होंने जेल पे आक्रमण करके जयप्रकाश नारायण जी को जो है वहाँ से मुक्त करवा लेते हैं। ठीक है। अब देखें कि भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ वो 9 दिसंबर 1946 को, इसको ध्यान रखिएगा कि 9 दिसंबर 1946 का जो गठन होता है तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी को नियुक्त किया जाता है आरंभ में। ठीक है। उसके ठीक 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी और पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया जाता है, मान्यता दी जाती है। श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेस का स्वर्ण जयंती वर्ष 1935 में मनाया गया। अब सवाल ये बनता है कि स्वर्ण जयंती वर्ष 1935 में किसके अध्यक्षता में मनाया गया? तो वो श्री कृष्ण सिंह के अध्यक्षता में। मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे। यानी ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के रूप में ही माना जाता है। ये सवाल कई बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि बिहार के कभी कभी रहेगा कि प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुना गया, तो उसमें अगर मोहम्मद यूनुस रहता है तो आपको मोहम्मद यूनुस को टिक करना है। अगर मोहम्मद यूनुस नहीं रहता है तब होगा श्री कृष्ण सिंह, है ना। और कभी कभी प्रधानमंत्री रहे तो इसमें विचलित नहीं होना है क्योंकि प्रधानमंत्री को उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के रूप में ही मान्यता मिलता था। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल जय रामदास दौलत राम और प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। माने स्वतंत्र बिहार जब स्वतंत्र होता है तो उस समय प्रथम राज्यपाल कौन बने? जय रामदास दौलत राम। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। इन्हीं को बिहार केसरी के रूप में जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार ने भारतीयों की मर्जी के बिना भारत में को युद्ध में शामिल कर दिया। यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ तो उसमें भारत के सैनिक को, भारत के लोगों को जो है यहाँ के जो सरकार था उनसे बिना विचार विमर्श, बिना अनुमति को सीधे आदेश कर दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध में इनको शामिल कर दिया। इसके विरोध में जो है श्री कृष्ण सिंह 31 अक्टूबर 1939 को अपने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया और सारा मंत्रिमंडल को उन्होंने भंग कर दिया, है ना। कब हुआ? 31 अक्टूबर 1939 को उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर जिला के जिला जज थे, उनका नाम था किंग्सफोर्ड, है ना। इनकी हत्या करने का प्रयास खुद्दीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद्र चाकी के द्वारा किया गया। अनुशीलन समिति की स्थापना वर्ष 1913 में शशीन्द्र नाथ सन्याल के द्वारा पटना में किया गया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुआ? तो 1913 में। किनके द्वारा? शशीन्द्र नाथ सन्याल के द्वारा। कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ। इसको ध्यान रखना है। युवक नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन पटना में अंबिका कांत सिंह ने, है ना, पटना में किसने? अंबिका कांत सिंह ने जगदीश नारायण के सहयोग से किया। नंगी हड़ताल छपरा जिला से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। ये 1930 में विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया। उस समय जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, इसको भी ध्यान रखना है। नंगी हड़ताल किस जिला से संबंधित है? तो नंगी हड़ताल जो है छपरा जिला से संबंधित है। ठीक, चलिए अब हम चर्चा करेंगे कि बिहार की महिलाएं की स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका रही। 1917 की जो गांधी जी के द्वारा जो चंपारण में जो सत्याग्रह चलाया जाता है उसी समय यहाँ की महिलाएं, बिहार की महिलाएं जो है शामिल होना चालू कर देती है। तो इसमें ध्यान रखना है कि 1917 के गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से ही बिहार की महिलाएं अपना भूमिका उसमें अदा करने लगी। ठीक है। प्रभावती देवी देशबंधु कोष में, है ना, प्रभावती देवी किस कोष में? देशबंधु कोष में बिहार की महिलाओं ने अपने आभूषण तक गांधी जी के दान दे दिया। यानी कि यहाँ की जो महिलाएं थी अपने आभूषण गहना भी जो है गांधी जी को दान में दे दिए कि हाँ आप आज़ादी की लड़ाई लड़िए, हम सब लोग आपके साथ हैं। गांधी जी के साथ देने में श्रीमती प्रभावती देवी ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। ठीक है ना। पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही है। और सहयोग आंदोलन के क्रम में सरला देवी भी जो है काफ़ी महिला को प्रभावित किया, उनको प्रेरित किया कि असहयोग आंदोलन में कि आप सब लोग, महिला लोग आगे आइए और हम लोग को क्या करना है, इसमें सहयोग करना है अपने देश को आज़ादी दिलाने में। तो इसको ध्यान रखना है कि सरला देवी रहेगा तो असहयोग आंदोलन से संबंधित रहेगा। ठीक है। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है किसान सभा बिहार।
यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में बीपीएससी हो चाहे बीएसएससी हो या दरोगा हो, इस सब में कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही आता है। कम से कम 2 क्वेश्चन किसान से आपको देखने को डेफिनेट मिलेंगे। जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को स्वामी विवेकानंद राज दरभंगा के विरुद्ध संगठित किया। बिहार में किसानों को एकत्र करने, किसानों को कठिनाइयों का निराकरण करने के उद्देश्य से मुंगेर में सन 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया। कब? 1922-23 में। किसान सभा को औपचारिक ढंग से जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा 4 मार्च 1928 को आंदोलन की नींव रखी गई। 1929 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बिहार यात्रा उन्होंने किया और अपने भाषण से किसानों को चेतना को जागृत किया और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में किसानों को जुड़ने के लिए कहा और अपनी भूमिका को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने कब दौरा किया? 1929 में। गया जिले में बकास ज़मीन किसान को दिलाने के लिए जो संघर्ष होता है, तो गया जिले का नेतृत्व करता है कौन? यदुनंदन शर्मा। ठीक है, बकास ज़मीन को किसान को वापस दिलाने के लिए यदुनंदन शर्मा गया जिले का नेतृत्व करते हैं। इसमें होता क्या था कि जो ज़मींदारी प्रथा थी उसके माध्यम से वहाँ के जो किसान था उनका ज़मींदार हड़प लेता था, कब्जा कर लेता था। इसी के लिए आंदोलन हुआ था। तो इसमें गया में नेतृत्व किसने किया था? यदुनंदन शर्मा। ये सवाल कई बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है। मुंगेर में कार्यानंद शर्मा, इसको ध्यान रखना है। गया में यदुनंदन शर्मा, मुंगेर में कार्यानंद शर्मा। ये सब बकास आंदोलन से ही संबंधित है। दरभंगा राज्य के क्षेत्र व सारण के किसानों का नेतृत्व यमुना सिंह ने किया था। ठीक है, जबकि अनवारी क्षेत्र, ये लगभग छपरा के आसपास में, ये भी बीपीएससी में एक बार सवाल पूछा गया है कि अनवारी क्षेत्र में छपरा में किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो वो किए थे राहुल संकीर्तियायन। राहुल संकीर्तियायन जो है अनवारी क्षेत्र में जो है किसानों का नेतृत्व किए थे। ठीक, किसानों का जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया जाता है वो लखनऊ में किया जाता है। कब? 1936 ईस्वी में लखनऊ में किया जाता है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती और इनका सचिव बनते हैं प्रोफेसर NG रंगा। यानी कि अखिल भारतीय किसान सभा की गठन का अगर चर्चा करें कि कब किया गया, तो 1936 में। कहाँ किया गया? लखनऊ में। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और इसका प्रथम सचिव प्रोफेसर NG रंगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। बिहार में मजदूर आंदोलन से भी एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। 1919 ईस्वी में जमालपुर मुंगेर में जो है मजदूरों की हड़ताल शुरू हो जाती है। यानी कि मजदूरों की हड़ताल बिहार में कब से शुरू होती है? 1919 से। 1920 ईस्वी में जो है AS हलदार एवं व्योमकेश चक्रवर्ती, ये जो है व्योमकेश चक्रवर्ती होगा। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मुकेश लिखा गया, यहाँ पर व्योमकेश चक्रवर्ती होगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, व्योमकेश चक्रवर्ती के मार्गदर्शन में जो है जमशेदपुर में टाटा एसोसिएशन की नींव रखी गई। कब? 1920 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में झरिया में, कहाँ? झरिया में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में नेहरू जी को जो है अगले वर्ष के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। 1939 से 40 में झरिया, जमशेदपुर एवं धनबाद में जो है अनेक हड़तालें हुई थी। सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल बारी जयप्रकाश नारायण, ये लोग जो है इस समय के प्रमुख नेता थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1928 ईस्वी में जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को ख़त्म करने एवं मजदूरों और प्रबंधकों के बीच समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन? सुभाष चंद्र बोस जी। इसको ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस जी। जब मजदूर और प्रबंधकों के बीच में जब काफ़ी तनातनी हो गया था, जब हड़ताल चल रहा था, तो उस समय मजदूर को समझाने में और प्रबंधकों के दोनों के बीच की आपसी जो रंजिश था उसको ख़त्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका बोस जी निभाए थे 1928 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे बिहार के जो कुछ प्राचीन विश्वविद्यालय है उससे संबंधित थोड़ा सा उसका जो मेन टॉपिक उसको हमने कलेक्ट किया है और वो काफ़ी कम समय में अधिक आप इसमें जो आउटपुट आपको मिलेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, तो ये भारत के सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा का केंद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के काल में हुई थी। इसमें जो है महायान शाखा की शिक्षा दिया जाता था। महायान शाखा की शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में दिया जाता था। इसके जो प्रसिद्ध जो कुलपति हुए हैं, जो सबसे विद्वान कुलपति थे, उनका नाम था शीलभद्र। शिक्षा का माध्यम यहाँ जो था पाली भाषा में दिया जाता था।
नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा किस भाषा में दिया जाता था? पाली भाषा में। इसको ध्यान रखना है। 12वीं शताब्दी में जो है इस विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी नष्ट कर देता है। और रत्नरधि, रत्नासागर और रत्नरंजक, ये 3 क्या थे? ये पुस्तकालय थे। ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका था। ऑप्शन में दे देगा आपको रत्नादधि, रत्नासागर, रत्नरंजक, ये क्या है? तो ये क्या है? ये पुस्तकालय। इसको ध्यान रखना है। और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इसका जो इमारत था वो 9 मंजिला इमारत था। बताइए उस समय, आज से प्राचीन काल में इतना बड़ा इमारत जो है शिक्षा का केंद्र बना हुआ था। इसीलिए बिहार को जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना गया है प्राचीन काल से ही। अब हम देखेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना पाल वंश के जो है शासक, उनका नाम था धर्मपाल, है ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करते हैं? तो पाल वंश के शासक, उनका नाम था धर्मपाल, इन्होंने किया। इसमें जो है बौद्ध धर्म के वज्रायन शाखा का शिक्षा दिया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा का और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में वज्रायन शाखा का शिक्षा दिया जाता था। ठीक है। यहाँ पे न्याय, तत्वज्ञान और व्याकरण का शिक्षा प्रदान भी किया जाता था विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, न्याय, तत्वज्ञान और व्याकरण का। ठीक है। और यहाँ के जो सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक विद्वान जो यहाँ पे थे वो, उनका नाम था दीपंकर, है ना। ये काफ़ी विद्वान थे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी ने ही इसको नष्ट कर देते हैं। उस समय के जो तत्कालीन विद्वान हुए उनका नाम था मिन्हास उस सिराज। उन्होंने अपने कीर्ति तबकात नासरी में इस घटना का जो है विवरण उन्होंने दिया है। तो सवाल ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो घटना है उसको जो बख्तियार खिलजी जो नष्ट कर देता है, ये किस विद्वान ने अपने किस कृति में किया था? आपको ध्यान देना है, मिन्हाज उस सिराज, और इनकी कृति का नाम था तबकात ए नासरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें उन्होंने वर्णन किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे उदंतपुरी विश्वविद्यालय। इसकी उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना पाल वंश के संस्थापक, माने जो पाल वंश का संस्थापक थे वही राजा गोपाल ने की थी। यह बिहार शरीफ के समीप स्थित है ना। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो था वो तंत्र विद्या के प्रमुख केंद्र था, तंत्र विद्या। तो सवाल ये भी बन जाता है कि तंत्र विद्या का प्रमुख केंद्र कौन सा विश्वविद्यालय था? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय। यहाँ के प्रसिद्ध विद्वानों में जो थे महारक्षित एवं शिलभद्र विशेष प्रतिष्ठित थे। 2 इस महाविद्वान जो थे महत्वपूर्ण थे, महारक्षित और शिलभद्र। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे तिलधक महाविद्यालय। तिलधक महाविद्यालय जो है ये मगध में प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, मगध के क्षेत्र में था। महाविद्यालय का जो वर्णन करता है इसमें चीनी यात्री वैनसंग और इत सिंह, ये दोनों विद्वान जो है जब अपना यात्रा यहाँ करते हैं तो अपने यात्रा वृत्तांत में जो है इसका जो है उन्होंने जो है चर्चा किया है। और इसका स्थापना हर्यक वंश के शासकों ने किया था। वर्तमान में इसकी जो अभी पहचान किया जा रहा है वो नालंदा के समीप एक गांव है जिसका नाम है तिलसा। तिलसा गांव के समीप है। और यहाँ भी महायान संप्रदाय का प्रमुख शिक्षा केंद्र था, यानी कि महायान संप्रदाय का जो शिक्षा केंद्र था वो तिलधक महाविद्यालय भी था। यहाँ के जो प्रसिद्ध विद्वान हुए उनका नाम था शीलरक्षित और प्रज्ञानम भद्र। ये 2 विद्वान थे तिलधक महाविद्यालय से, शीलरक्षित और प्रज्ञानम भद्र। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और एक ही जगह पे काफ़ी आउटपुट देने वाला हमने जो है कलेक्ट किया था कंटेंट को। अगर आप इसी तरह के क्लास को देखना चाहते हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए और अधिक से अधिक फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं बिहार से संबंधित सभी में आपको मददगार साबित होंगे। हो सके तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।